वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंतर्गत हमने कल नए लेसन की शुरुआत की थी, लेसन संख्या 7 की शुरुआत की थी। और हमने देखा था कि किस प्रकार से प्राच्यवाद और प्राच्यवादी लोग किस प्रकार से भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए, भारत के अंदर लोगों को भारतीय शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर हिंदू कॉलेज या मदरसा खोलते हैं। सबसे पहले कलकत्ता के अंदर एक मदरसा खोला गया 1781 ईस्वी में, और इस मदरसा के द्वारा अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून की जानकारी दी जाती थी। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज खोला गया, और हिंदू कॉलेज, ध्यान रखना है कि हिंदू और संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए कॉलेज खोला गया, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमें बाद में नज़र आता है कि कंपनी के काफ़ी ऐसे अफसर थे जो इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे प्राच्यवादियों की कटु आलोचना भी की है और उनकी बात समझेंगे। पूर्व की जनगणनीय गलतियाँ, ऐसा कोटेशन मिलता है उन अलग अलग अधिकारियों के द्वारा। पुराने समय के जो कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व के अंदर जो भी शिक्षा है उसमें काफ़ी गलतियां हैं। पूर्व का मतलब पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा का मतलब ये हुआ कि कंपनी भारत को एक पूर्वीय देश मानती थी। जैसे यूरोप में ब्रिटेन है, वो हमारे लिए पश्चिम दिशा में, तो हम उसको पश्चिमी संस्कृति या पश्चिम देश कहते हैं। उसी प्रकार उसके लिए हम क्या हैं, पूर्व की तरह है। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, जैसे अब मैं एक बार यहाँ पर यूरोप बना लेता हूँ। ये भारत है और यहाँ पर ये यूरोप के देश है। मान लो यहाँ पर ये आपका इंग्लैंड है, ब्रिटेन और इंग्लैंड वगैरह इधर देश है, ठीक है। अब सुनो, ये दिशा का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। ऊपर उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा जिसको पूर्व भी कहते हैं, पूर्व या पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा। अब यही बात करें, जैसे यहाँ है भारत, अब हम इसकी दिशा की बात करें तो ये उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। तो इधर का कोई देश है तो हम यहाँ रहते हैं, तो हमारे लिए किस दिशा में ये देश है? यूरोप के देश। जैसे इंग्लैंड हमारे किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में। और यहाँ की संस्कृति, कल्चर हमारे देश में आ रही है, तो हम कहते हैं कि भारत के अंदर पश्चिमी कल्चर का, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ यूरोप है, यूरोप की संस्कृति इधर आ रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भारत किस दिशा में पड़ रहा है? भारत किस दिशा में है? तो उनके लिए पूर्व की दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व की दिशा में है। इसलिए वो भारत को पूर्वी देश मानते हैं, हम इंग्लैंड को पश्चिमी देश मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व की जगन्य गलतियाँ, मतलब पूर्व की जो शिक्षा है, मतलब अर्थात भारत की जो शिक्षा है, तो हमारे लिए क्या हो गया? पूर्व की बात होगी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ जो हैं वो हमको पूर्व या पूर्वी देश मानते हैं। और उन्होंने कहा कि पूर्व की जो शिक्षा है, अर्थात भारत की शिक्षा है, उसमें काफ़ी अधिक गलतियां हैं, ऐसा उनका मानना था।
इस बात को हम समझते हैं एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से सुनेंगे। ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। इधर जापान वगैरह हो गया, थाईलैंड वगैरह, काफ़ी देश है, श्रीलंका है। तो वो ज्योग्राफी के अंदर हम विस्तार से इसकी बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं। अगर हम 19वीं सदी की शुरुआत से ही देखें तो बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर हैं वो शिक्षा के इस दृष्टिकोण को, कौन सा दृष्टिकोण को, इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी में कंपनी के जो अफसर थे वो जो ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण है शिक्षा का, ये दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भारत के लोगों को भारतीय ही शिक्षा उनकी भाषा में देनी चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पर शासन व्यवस्था चल सके, हम यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था आराम से चला सकते हैं, वो हमारे सामने झुक सके और उनको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो। इस विचारधारा के लोग क्या समझते हैं कि भारत के लोगों को भारतीय शिक्षा उसी भाषा में देनी चाहिए जो भारत के लोग जानते हैं। भारत को अन्य प्रकार की भाषा, भारत के लोगों को अन्य प्रकार की भाषा में दूसरी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि यहीं के लोगों को यहीं की शिक्षा, यहीं के जो पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हीं की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन 19वीं सदी के जो बहुत सारे अफसर हैं वो ये मानते हैं कि जो ये प्राच्यवादी की शिक्षा है, इस दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है। उनका कुछ कहना था, उनका ये कहना था कि पूर्वी जो समाज है उनके लिए, पूर्वी हमारा भारत है, तो पूर्वी जो समाज है उन समाजों में जो ज्ञान है उन ज्ञानों में गलतियाँ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी समाज में जो ज्ञान है उस ज्ञान में क्या है, गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। और ये जो ज्ञान है ये अवैज्ञानिक ज्ञान है, इसमें पीछे कोई तर्क नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, इससे पीछे कोई कारक या कारण नहीं है कि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी जो साहित्य है वो गंभीर नहीं है, वो ऊपर ऊपर का नॉलेज है। इसलिए उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने इस प्रकार की आज्ञा एडवाइस दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना है अंग्रेज़ अफसरों का। इस बात को आप ऐसे समझो। मैंने आपसे ये कहा है कि उन्होंने ये कहा कि दरअसल भारतीय जो शिक्षा है, पूर्वी समाज की जो नॉलेज है वो अवैज्ञानिक है, उसमें गलतियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ की साहित्य को नहीं सीखना चाहिए और उसको सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए, अरबी भाषा को सीखने के लिए हमें अरबी भाषा मतलब जो हमारे भारत में संस्कृत है, अरबी भाषा जो यहाँ के देशों में है उसको सिखाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ये ऐसा कौन कहते थे? अंग्रेज़ अफसर जो प्राच्यवादी विचारधारा के बड़े कटु आलोचक थे, ये ध्यान रखना है आपको। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में सबसे बड़े जो अधिकारी थे वो जेम्स मिल थे। मतलब जो आलोचक थे, जैसे अंग्रेज़ अफसर थे उनकी मैंने बात की है, जो प्राच्यवादी शिक्षा पर इस प्रकार की आलोचना करते थे, उसमें जेम्स मिल का नाम बड़ा आता है। जेम्स मिल साहब क्या कहते थे? जेम्स मिल का कुछ अलग ही मानना था, वो अपनी विचारधारा रखते हैं। जेम्स मिल ये कहते हैं, उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने, अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका या उनका दिल जीतने के लिए जनता के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं जेम्स मिल साहब। मतलब ये हुआ कि जेम्स मिल ये कहते हैं, वापस सुनेंगे, कि अंग्रेज़ों को वहाँ की जनता को खुश करने के लिए, उन जनता का दिल जीतने के लिए उन्हीं को उनकी भावनाओं जैसी उनसे जुड़ी हुई शिक्षा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। उनकी ये राय भी थी कि शिक्षा के ज़रिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, न बल्कि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य को बजाय पश्चिम तरह की जो वैज्ञानिक और तकनीक सफलताओं की हासिलें हैं उससे जो जिना हुआ
वैज्ञानिक नॉलेज है वो देना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जेम्स मिल का कहना है कि उनको उनकी भावना के अनुसार शिक्षा नहीं देना है, बल्कि पश्चिमी जो नॉलेज है, वैज्ञानिक और तकनीक हैं, वो उनको सिखाई जानी चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके दैनिक जीवन में काम आती हो, न बल्कि उनको पूर्वी समाज के जो लोग हैं उनको काव्य या धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। जेम्स मिल का कुछ ऐसा मानना था। ठीक है। तो अफसरों का विरोध हुआ, उसके बाद में जेम्स मिल का विरोध हुआ, इन प्राच्यवादी को आलोचना हुई और ये आलोचना बढ़ती गई। 1830 के दशक में, इसके दशक में प्राच्यवादियों का विरोध काफ़ी तीखा हो गया, बढ़ने लग गया। और थॉमस, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम याद करना है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इन आलोचकों में सबसे बड़े थे। आलोचकों की बात करूँ, ऐसे कौन कौन से आलोचक थे जो प्राच्यवादियों को आलोचना करते थे, जिसमें बात की मैंने थॉमस बेबिंगटन मैकाले की। इसमें सबसे प्रभावशाली विचारक थे, वो भारत को असभ्य मानते थे। ये व्यक्ति भारत को क्या मानते हैं? असभ्य। भारत को क्या मानते हैं? असभ्य मानते हैं। और उन्होंने कहा कि वह भारत जो असभ्य देश हैं, और उनका मानना है, जिससे वो कहते हैं कि सभ्यता का इसको पाठ पढ़ाना जरूरी है भारत देश को। इस प्रकार की अवधारणा थी, मैकाले ऐसा समझते थे। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे, आलोचक थे, जो ये कहते थे कि भारत असभ्य है और भारत के लोगों को सभ्य बनाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान को या पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समकक्ष नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड उस समय ऐसा उनका मानना है कि आगे हैं। और मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का जो ज्ञान है, एक यूरोप का एक पुस्तकालय, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक ही खाना, पुस्तकालय का एक खाना ही भारत और अरब के जितने भी देश हैं, देश के जो भी साहित्य हैं उनके बराबर हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि मैकाले क्या कहते हैं। पहली बात है, मैकाले है कौन? ये जो भी प्राच्यवादी हैं, तो जो भी प्राच्यवादी है उनके विरोधी हैं। इन्होंने भारत को क्या बताया? असभ्य बताया। और इनका मानना है कि भारत को सभ्य बनाना चाहिए, सभ्य बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यूरोप का कोई भी एक ऐसा पुस्तकालय जिसका एक ही खाना है, वो पूरे पूर्वी देशों या भारत है, वो भारत का साहित्य हो या अरब का साहित्य हो, उसके बराबर है। मतलब यूरोप का जो पुस्तकालय है उसका एक खाना भारत के पूरे नॉलेज का और अरब देश के साहित्य के बराबर है। तो मेरा कहना ये है कि जितना पूर्वी यूरोपीय के पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की जो नॉलेज है वो काफ़ी आगे हैं बाकी देशों से, ऐसा मैकाले का मानना था। उन्होंने बताया कि वहाँ का एक खाना पूरे भारत और अरब देशों का जो साहित्य है उसके बराबर है। इस प्रकार की बात ये करते हैं, ये ध्यान रखना है। उनका तर्क था, किनका? मैकाले का, कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। मैकाले साहब कहते हैं कि भारत में
सरकार को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राच्यवादी में जो शिक्षा है वो किसी देश के अंदर वहीं की शिक्षा उन लोगों को दी जाती है उनकी भाषा में, तो उनको समझने के लिए, अंग्रेज़ों को समझने के लिए इस प्रकार से पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मैकाले ने कौन सी भाषा सिखाने पर जोर दिया? अंग्रेजी भाषा। और उसने अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्यिक कृत्य को पढ़ाने का मौका मिलेगा, इस प्रकार की बात उन्होंने मैकाले ने की। मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी भाषा लोगों को सिखानी चाहिए, भारत के लोगों को, ताकि भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा मिल सकेगी और अंग्रेजी शिक्षा से उनको भारत को अन्य संसार की जो नॉलेज है, साहित्यिक जानकारी है, कृत्य हैं, वो पढ़ने को मिलेगी। यहाँ के जो लोग हैं वो पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के बारे में जान सकेंगे, उससे विकास होगा उनका और उनका विकास आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार के तर्क देते हैं मैकाले, ताकि यहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हो सके। इस प्रकार से उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने के लिए ज़रूरी है और उनकी रुचियाँ, उनके मूल्य और संस्कृति को बदलने के लिए अंग्रेजी सिखाना जरूरी है। मैकाले इस प्रकार से तर्क देते हैं ताकि भारत में क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा लागू हो जाए। और इसी अधिनियम के तहत, मैकाले के इस अधिनियम के तहत भारत में, इस विवरण के आधार पर भारत में 1835 में कब एक अंग्रेज़ों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया। तो अंग्रेज़ों का एक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1835 में, किसके विवरण के तहत? मैकाले के तहत। मैकाले ने क्या तर्क दिया कि भारत के लोगों को पश्चिमी नॉलेज देना जरूरी है, पश्चिमी विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें उनको आना जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात की है। ये फैसला भी लिया कि अंग्रेजी को उच्च इस शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश भाषा, उसको उस स्तर की भाषा माना जाएगा और कलकत्ता मदरसे और बनारसी संस्कृत कॉलेज जैसे जो प्राचार्यवादी संस्था हैं उनको बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जहाँ पर ये शिक्षाएँ प्राच्यवादी विचारधारा की शिक्षा दी जाती थी, इन संस्थाओं को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे थे, अंधकारों के मंदिर की संज्ञा दी गई और स्कूल के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लग गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धीरे धीरे मदरसा और विश्वविद्यालय हैं, हिंदू विद्यालय, उनमें कमी आने लगी थी इस अंग्रेज अधिकारी की वजह से। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लाई? मैकाले ने। और मैकाले ने कौन से तर्क से शिक्षा लागू पद्धति शुरू की है कि भारत को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा आना ज़रूरी है। प्राच्यवादी के तहत जो संस्थाएं खोली थी 1781 में मदरसा कलकत्ता में और 1791 में बनारस में हिंदू जो कॉलेज हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे बंद होना पड़ा। वहाँ पर अब किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं खोली जाएगी और उनको जो बढ़ावा मिलता था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शिक्षा आ गई। 1835 में ये अधिनियम लागू कर दिया, शिक्षा अधिनियम अंग्रेजों द्वारा। अब हेडिंग पढ़नी है, किस प्रकार व्यवसाय के लिए शिक्षा होती थी वो समझना है। तो व्यवसाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब व्यवसाय की शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कब? 1854 में। एक बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसने भारतीय गवर्नर जनरल उस समय जो भी थे
अगर उनकी हम बात करेंगे तो 1857 की क्रांति होती है, उससे जस्ट पहले उन्होंने एक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी की गई इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पेंस के नाम से जाना गया। ये एक नीति पत्र था, ठीक है। जो कंपनी है उसका नियंत्रक मंडल के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स वुड, उसके नाम से जारी किया गया ये संदेश, और इसको वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पेंस के नाम से जाना गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली जो शिक्षा है उसकी नीति लिखी हुई थी, उसकी बातें लिखी हुई थी, और एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ये बात उसमें लिखी हुई थी कि अगर हम प्राच्यवादी नॉलेज की जगह यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो कौन कौन से लाभ मिलेंगे, उन लाभों की बात की गई इस वीडियो में। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस बात को आप आराम से समझ सकते हो किस प्रकार से लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने आपको कहा कि व्यवसाय के लिए शिक्षा जो हेडिंग है इसमें हमने पढ़ा कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को एक शिक्षा से संबंधित नोट भेजा। दरअसल ये जो नोट जारी हुआ है वो कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी हुआ। इसको वुड्स डिस्पेंस या वुड्स का नीति पत्र भी कहा गया, ये ध्यान रखना है आपको। और इस दस्तावेज में भारत में जो शिक्षा नीति है उसकी रूपरेखा स्पष्ट की गई और एक बार फिर बताया कि किस प्रकार से प्राच्यवादी शिक्षा के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो इस शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का एक आर्थिक लाभ बताया इस डिस्पेंस में, इस यूरोपीय जो शिक्षा की यहाँ बात की गई उसमें। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारत को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने में और देश के संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, ऐसा उनका मानना था कि अगर भारत के लोगों को अंग्रेजी आएगी तो उनको आर्थिक लाभ होगा। भारत के लोगों को अगर अंग्रेजी आएगी तो आर्थिक लाभ कैसे होगा कि देश में जो भी वाणिज्य या व्यापारी संबंधित जो चीज़ें हैं, लाभ हैं, जो बातें हैं, संसाधन हैं, उनको समझने के लिए उनके विकास में अंग्रेजी इनकी भूमिका निभाएगी, क्योंकि अंग्रेजी से और बाहर के लोगों से संवाद करना पड़ेगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली में अवगत कराया जाए, यूरोपीय तरीके से उनको नॉलेज मिल जाएगा तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाएँ भी बढ़ेगी और बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। इससे क्या होगा, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब तक के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे और इस प्रकार से भारत के लोगों को और यूरोप के लोगों को क्या होगी, आर्थिक लाभ होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो वुड सस्पेंस हैं जिसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के लाभ बताएं कि आर्थिक लाभ बताया, उन्होंने कहा कि आर्थिक लाभ होगा क्योंकि संसाधन के विकास से संबंधित और यूरोपीय शिक्षा मिलेगी तो यूरोपीय शैली के बारे में उनको पता लगेगा, ताकि यूरोप में उनकी रुचि बढ़ेगी, आकांक्षाएं बढ़ेगी और जिससे वो वस्तुएं खरीदेंगी ब्रिटिश सरकार की, और इससे क्या होगा, यूरोप में जो चीज़ें बेची जाती थी इससे मांग बढ़ेगी और यूरोप के वासियों को भी फायदा होगा। इस प्रकार की बात कही गई, ठीक है। वुड्स के इस नीति पत्र में ये भी तर्क था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, भारत में जो नैतिक शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी इनका मानना था। तो नैतिक चरित्र में विकास करने के लिए वुड्स ने इस कथन को बताया है कि इस प्रकार से नैतिक शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो 2-3 जो पॉइंट आते हैं, व्यवसाय में जो शिक्षा का फ़ायदा है, किस प्रकार शिक्षा से व्यवसाय होगा, वो किस लिए था, वो सारी बात इसमें बताई गई है। और वीडियो को 2-3 बार देखना ज़रूरी है ताकि प्रत्येक बात आपको समझ में आ जाए।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आराम से देखिए और पढ़िए।